सर अदनान साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फॉर्मर सिविल जज भी रहे हैं, तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जायदाद या ज़मीन के तनाज़ात के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं? देखिए, सारे कवानीन जो हैं वो सारे अल्टीमेटली सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं उनमें से 50% या इससे भी ज़्यादा जायदाद के रिलेटेड ही है। जायदाद के रिलेटेड भी उसमें पोजेसन के रिलेटेड इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट मौजूद है। उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पोजेसन अगर आपकी डिस्टर्ब होती है या नहीं आपके पास पोजेसन है, दोनों सूरतों में आपको रेमेडी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर अवेलेबल है कि आप अपनी पोजेसन को रिकवर कैसे करेंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड लेवल पे है वो पार्टीशन का इशू है, जिसमें प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल प्रॉपर्टी है आपकी एग्रीकल्चरल नेचर की, उसके लिए रेमेडी रेवेन्यू लॉज में अवेलेबल है। आप डिस्टिंक्ट अपनी पोजेसन करवाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आप चले जाएंगे रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या अदरवाइज जो एप्लीकेबल जिस पर रेवेन्यू लॉ नहीं है, उसकी पार्टीशन के लिए आप सिविल कोड में जाएंगे। बाय ऑल मींस ये जितने भी दावे या लॉज हैं ये रेलेवेंट हैं टू अ पर्सन, कम्युनिटी में जो भी रह रहा है, जो भी इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। और ये सारे लॉज जो हैं ये एट द सेम टाइम हमारी कोर्ट्स के अंदर ऑपरेटिव भी हैं, और हम सारे दिन लॉयर्स और बीइंग जज भी इनको हम देखते हैं और यही हम इनको प्रोसीड ऑन करते हैं। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पर तंग करूँगा, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि इतने कवानीन मौजूद हैं, क्रिमिनल रेमेडी मौजूद है, सिविल रेमेडी मौजूद है, जजेस सारा दिन काम कर रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फिर भी लोगों की नस्लें गुजर जाती हैं और केसेस का कोई हल नहीं निकलता, इंसाफ ही नहीं मिलता। देखें, ये एक इशू जो है ना, ये रेमेडीज़ का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ की जल्दी तरसील होगी। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे देता हूँ कि कब्ज़ा माफिया से निपटने के लिए एक हमने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो नाफिज किया हुआ है। अगर कोई शख्स किसी को इलीगली डिस्पोजेस कर देता है प्रॉपर्टी में से और वो कब्ज़ा माफिया की डेफिनेशन में फॉल करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलहदा से रेमेडी है, जिसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मेरी पोजेसन किसी के पास है, इलीगल डिस्पोजेशन की मैं बात नहीं कर रहा, किसी के पास इलीगल पोजेसन है और राइटफुल पोजेसर मैं हूँ, तो मुझे उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो 1877 का लॉ है मुझे उसमें जाना पड़ेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कोई आके मेरी पोजेसन को डिस्टर्ब करता है, मेरी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाता है, तो मैं फौजदारी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। ये सारी की सारी रेमेडीज़ डिस्टिंक्ट रेमेडीज़ हैं और डिफरेंट प्रोपोजिशन पे हर रेमेडी फिट होती है। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि दिहाइयाँ लग जाती हैं, वो इनमें से कई केसेस के अंदर तो बहुत सारा टाइम लगता है। वो कोई कॉम्प्लेक्स नेचर भी हो सकती है, लेकिन मैं कतन इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि जितना टाइम हमारे अदालती सिस्टम में लगता है। आप क्या समझते हैं, कानून तो मुकम्मल है, लेकिन क्या प्रोसीजर में कमी है, प्रोसीजर में ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से केसेस ताख़ीर का शिकार रहते हैं? क्योंकि सिविल केसेस में तो उम्मीद तौर पर अगर आप एक एप्लीकेशन भी प्रोसीडिंग के दरमियान कहीं भी दे देते हैं तो वो फिर ताख़ीर का शिकार हो जाता है। लॉ के अंदर तो इतने सकम हैं कि अगर आप इनसे खेलते रहें तो आप सारी उम्र भी गुजार सकते हैं। जैसे एक पार्टीशन का केस है, तो पार्टीशन के केसेस की आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि वो 30-40 साल से पेंडिंग हैं अदालतों के अंदर। सही। तो एक सादा तकसीम के लिए भी 30-40 साल लग जाते हैं सिस्टम में, और हैं इस तरह की मिसालें। और ये इसके बरअक्स आपको ये मिसाल बहुत कम मिलेगी कि कोई शख्स ये आपको कहे कि मैं अदालत में गया था और मेरा 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में जो है वो अदालत की तरफ से मेरा मामला जो है वो निपटा दिया गया। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नान साहब, मैं आपसे ज़रूर इस पे बारे में तफसील लूँगा। जैसे आपने फरमाया कि सिस्टम में जो फॉल्ट्स हैं वो सबसे मेजर है और जो प्रोसीजर के मामलात हैं। राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए कि ये कब्ज़ा माफिया क्या है, जिसको हम एक आम लफ्ज़ में मुकम्मल कर देते हैं कब्ज़ा माफिया। इस कब्ज़ा माफिया में कौन कौन शुमार है? ज़ुबैर भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर उससे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मैं आपको बात ज़रूर कहूँगा आपके शो के तवज्जुह से कि वो जो थे ना दिन वो गए। सही कि जी अब रिलीफ नहीं मिलेगा, एक एक दहाइयाँ लग जाएंगी, बंदा एक सिविल कोर्ट में जाएगा या क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा और एप्लीकेशन देगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा। नहीं, ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 ये जो लॉन्च किया है ना जी गवर्नमेंट ने, इसमें 60 डेज में अगर किसी की दुकान के ऊपर
किसी के घर के ऊपर या किसी के प्लॉट के ऊपर किसी ने कोई नाजायज कब्जा किया हुआ है, वो विद इन 60 डेज वो अपना कब्जा वापस ले सकता है। अच्छा, विद इन 60 डेज सर। इस पे कितनी हद तक इम्प्लीमेंटेशन सर इसमें देखें, इसमें इम्प्लीमेंट ये है कि आपको जस्ट प्रूव करना है। इसका समरी ट्रायल है सर, इसका समरी ट्रायल है और डे बाय डे इसकी हेयरिंग है और ये कंडक्टेड बाय एडिशनल एंड सेशन जज। सही, ठीक है। इनकी इसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी 7 डेज है। ठीक है। और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ कंसर्न कर सकता है। ठीक है। और उसके साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स जिसमें तहसीलदार, एसी हजरात वो कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट भी कर सकता है कंसर्न। लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ, अदनान साहब आप भी इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जब आप ज़रई ज़मीन के मुतालिक या किसी भी जो अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एसी के पास जाते हैं वो कहते हैं सिविल अदालतों के पास जाएं, जब आप सिविल अदालतों के पास जाते हैं वो आपको कहते हैं रेवेन्यू के पास जाएं या फिर आप सिविल एसी डीसी के पास जाएं, तो ये सारी चीज़ें तो वो सिस्टम वाली बात आ गई जो आपने पहले की है। मुझे नहीं लगता कि इस एक्ट के बाद कोई प्रोमिनेंट किस्म का सोल्यूशन लोगों के पास मौजूद है या लोग इससे कोई इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जरूर इसका जवाब मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। मेरे फाजल दोस्त बता रहे थे ना 60 दिनों का टाइम वहाँ पे फ्रेम अवेलेबल है। 60 दिनों में उसको इस्तगासा को डिसाइड करना भी जिम्मेदारी है कोर्ट की। ये एक चीज़ तय है, लॉ में लिखी हुई है। लेकिन वहाँ पे उसकी रेमेडी की नेचर जो है वो प्रोपोजिशन डिफरेंट है। आपको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया और किया किसने? एक कब्जा माफिया ने। अब यहाँ पे ये प्रोपोजिशन ये है कि कब्जा माफिया को रोकने के लिए उसको उससे अवाम की जान माल की खलासी कराने के लिए हमने एक स्पेशल लॉ बनाया। सही, वो स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता है। 60 दिनों में फैसला हो रहा है या नहीं हो रहा ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन 60 दिनों में फैसला होना है ये लॉ में लिखा हुआ है। अब आ गई आपकी दूसरी बात। जब अदनान साहब कानून कह रहा है कि 60 दिनों में फैसला होना है और नहीं हो रहा, तो फिर रियासत कहाँ है? वो तो देखें, कभी पार्लियामेंट अगर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में आएगी तो फिर इसका फैसला होगा कि ये 60 दिनों में अगर हमने कहा था पार्लियामेंट ने और आपने इसको बिला जवाज 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल किया है तो उसका जवाब कौन देगा? तो डेफिनेटली ये तो सिस्टम पूरे को जो जुडिशल सिस्टम है हमारा इसको जवाब देना है। सही। अब दूसरी जो आपका क्वेश्चन था कि एक बंदा कहाँ पे जाए, तहसीलदार के पास जाए, सिविल कोर्ट के पास जाए, हाई कोर्ट के पास जाए, एडिशनल कोर्ट के पास जाए, एक लॉयर के लिए तो ये बात बड़ी आसान है। आम लोगों को समझाने के लिए अलग-अलग फोरम्स लॉ ने बिल्ड किए हुए हैं। ये वैसे फोरम एक भी किए जा सकते हैं, इसमें लॉ को चेंज भी किया जा सकता है, इसमें लॉ का मोडस बदलने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर रेवेन्यू का ऑफिसर जो है किसी एक एग्रीकल्चरल लैंड की पार्टीशन कर सकता है तो सिविल जज भी इतना काबिल है कि वो उस लैंड की पार्टीशन कर ले। तो इसको अगर लॉ को चेंज कर दिया जाए तो इसका एक फोरम भी बनाया जा सकता है। लेकिन आज के दिन हमारे पास जो फोरम्स हैं वो अगर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें रेवेन्यू असेस हो चुका है और गवर्नमेंट रेवेन्यू उसमें से जनरेट कर रही है, जिसको लैंड रेवेन्यू में उर्दू में मालिया कहते हैं, तो फिर वो प्रॉपर्टी का जो है वो पार्टीशन जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। और अगर कोई सकनी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उसकी अगर प्रॉपर्टी की पार्टीशन है बिटवीन द जॉइंट ओनर्स तो वो प्रॉपर्टी की पार्टीशन हम लेके जाएंगे सिविल कोर्ट में। और ये डिस्टिंक्शन सर, इसमें मैं आपके से एक सवाल ज़रूर करूंगा। पहले मैं राना साहब से अपना सवाल मुकम्मल कर लूँ कि ये पटवारियों का क्या किरदार है इस सारी ये पार्टीशन वाले मामले में। राना साहब, कब्ज़ा माफिया सवाल वहीं खड़ा है। सर बहुत अच्छा सवाल। ये मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में ना 70 to 80% लोग ना इनका शिकार हैं। आज से कोई मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल पहले ना काफ़ी जो लोग जिनके पास पैसा आ गया वो मेरा ख्याल है किसी तरीके से ही आया। सही, ठीक है। अब कब्ज़ा माफिया है क्या? कब्ज़ा माफिया एक गैंग है। अब उस गैंग में कौन कौन शामिल है? सबसे पहला जो कॉज है ना, जो समझ लें, मैं उसको ये कहूँगा कि जो इबलीस है वो कौन है? वो है आपका पटवारी। सही। जिसके पास आपका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि आपने उस रिकॉर्ड को अपनी हिफाजत में रखना है। सही। और कानून के मुताबिक उस कानून के मुताबिक उसको ट्रांसफ़र करना है और कानून के मुताबिक हर चीज़ को मैनेज करना है। अब वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो पैसों की एवज़, ठीक है, वो गलत नाजायज़ तरीके से वो ट्रांसफ़र करवा देता है खसरे नंबर में, मसलन कि ऐसी चीज़ें वो बीच में ऐड कर देता है जिससे असल में इतना ताकतवर है, इतना ताकत। अच्छा, अब आप देखें
दूसरा इसमें दूसरा गैंग मेंबर, इसमें दूसरा गैंग मेंबर होता है आपके पॉलिटिशियंस, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है आपके गुंडे अनासर, ठीक है, गुंडे, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो रोजमर्रा में छोटी छोटी कत्लो गारत की वारदात करते हैं और उस तरह वहां से पैसा जब कमाते हैं, ये भी उस गैंग में शामिल होते हैं। ये कुछ 6-7 बंदों का गैंग है। ये गैंग जब इकट्ठा होता है इसको कहते हैं कब्जा। शहरों में तो और ज़रूरी बड़े इलाकों में तो राणा साहब ऐसे लोग निगाह रख कर बैठे होते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिनका उनको पता होता है कि इसका कोई वारिस जाए या कोई ले तो हम इसके ऊपर कब्जा करें। जी बिल्कुल सर। अब आपका लाहौर का एक मौजा है, मौजा न्याज बेग, आप कुछ ना करें, सिर्फ उस मौजा न्याज बेग की इंक्वायरी करा लें और उस मौजा न्याज बेग के पटवारी के खाते चेक कर लें, बस आपको वहां पे इतनी करप्शन मिलेगी। सर वहां पे तो नायब तहसीलदार जो हैं वो पता नहीं कहां नायब तहसीलदार एसी ये हैं आज तक, ये उस सिस्टम के आदि हुए हैं जो करोड़ों रुपए के तो फार्म हाउस हैं पटवारियों के। जी जी सर, मैं वही आपसे जिनके लाखों रुपए के रोज के खर्चे हैं। जी जी सुरखाब के उन्होंने परिंदे वहां पे रखे हैं। और आप इनकी प्रॉपर्टी देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, ठीक है। और एक एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से महंगी है, इतनी मॉडल्स की इनके पास गाड़ियां हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। साहब आपने इतना कुछ एक्सपोज कर दिया।